साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम होना है अगस्त 2021 में, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो यह जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, यह यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा जो टेस्ट सीरीज निकाली गई है, उसी में से टेस्ट नंबर 2 को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इस टेस्ट में हम लोग रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को नहीं सॉल्व करेंगे, उसके अतिरिक्त जितने भी प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसमें कुल आपके 100 क्वेश्चन हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 2 सूचियाँ दी गई हैं, हमें इसमें सुमेलित करना है। ये अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाएं हैं, इनको उनके सन से सुमेलित करना है। तो देखिए, इसमें आपका जो पहला है 1564 में क्या होता है, जजिया का उन्मूलन किया जाता है सी से। 1575 में क्या होता है, इबादत खाने की स्थापना होती है। और 1579 में क्या होता है, मजहर की घोषणा होती है, उद्घोषणा। और 1582 में दहशाला सिस्टम। इस प्रकार से आपका CDBA अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो महमूद गजनवी ने किए थे। तो महमूद गजनवी ने अपने सिक्कों पर एक और कलमा का संस्कृत अनुवाद अव्यक्त मेघ अवतार अंकित करवाया था। अगला है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध। तक्कोलम का जो युद्ध है ये हुआ था किसके मध्य में? चोलों एवं राष्ट्रकूट के मध्य में हुआ था। तो देखिए, 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया और चोल राजा को जीतता हुआ राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय रामेश्वरम जा पहुंचा और जहां उसने एक विजय स्तंभ स्थापित किया। अगला है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? तो ये अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया। इन्होंने संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। तो धर्मोपदेश ये जो है प्राकृत भाषा में देते थे, परंतु इनको जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए। अगला है मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए कहाँ पे? तो कश्मीर प्रांत के बुर्ज होम में, जो 9 पाषाणिक संस्कृत के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं, वहाँ पे ये चीज़ पता चलती है। और इस प्रकार की जो प्रथा है कि शवाधान के ऐसे उदाहरण जहाँ पर मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया, इस प्रकार की प्रथा नवपाषाणकालीन भारत में कहीं और नहीं मिलती है, जैसा कि बुर्ज होम में मिला। अगला है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत की गई थी। तो इसके तहत जो है 6 सदस्यीय बोर्ड का गठित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के व्यापारिक मामलों को छोड़कर असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों को देखना था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार किए गए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए 1930 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जलियांवाला बाग नरसंहार कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो 1911 में। सी ऑप्शन देखिए, 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बनते हैं। इसके उपलक्ष्य में दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाई गई। आगे चलते हैं। महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप में। और यह पद्धति संयुक्त प्रांत, वर्तमान का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ जो है लागू होता है। तो इन जगहों पर ये चीज़ लागू की गई और इसके अंतर्गत कुल 30% भूमि जो है वो शामिल थी। आगे चलते हैं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है अमेजन नदी। ब्राजील की जो अमेजन नदी है, दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी। तो अमेजन विश्व की सबसे विशाल और नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी नील है, दूसरे नंबर पर यह है, किंतु क्षेत्रफल और बहाव के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है और अंध महासागर में अर्थात अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। अगला प्रधान या में उत्तर ध्रुव, वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जो है आपका अंध महासागर, अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अगला तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर दिसंबर है। तो इस नवंबर दिसंबर जिसे कहते हैं लौटते हुए मानसून से जो बरसात होती है, इसमें आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? तो राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सीमावर्ती, परंतु पंजाब की सीमा इससे नहीं लगती है, तब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है?
तो ये जो रही है आपकी 20.09 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि भारत की इसी दौरान 10 की वृद्धि कितनी थी? 17.07% थी। अगला है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति कब घोषित की गई? अप्रैल 2000 में घोषित की जाती है। अदृश्य निर्यात इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात जो होता है ये अदृश्य निर्यात के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में होती है? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में होती है। देखिए खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है संसद के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, जो एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो यह सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, थिंक टैंक है। नीति का पूरा स्वरूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, बी ऑप्शन। सही उत्तर का चयन कीजिए। चारों ऑप्शन आप पढ़िए आराम से। इसमें से सही कौन सा? तो जो डी ऑप्शन है आपका, वह सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज की सदस्यता के लिए अहर हैं अर्थात योग्य हैं। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत मेहता समिति की सिफारिशों को मानकर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के गठन को स्वीकृति प्रदान की तथा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1992 में पारित संविधान के 73वें, 73वें और 74 में संशोधन द्वारा स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। आगे चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 3 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। तथा यहाँ ध्यान रखिए कि संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित अर्थात प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अर्थात धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला है बिना अनुमति के कितने दिन संसद में संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाता है? 60 दिन। अगला है निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? तो शक्तियों का परिसीमन, विधि के समय समानता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तीसरा वाला नहीं है, तो 1, 2, 4 आप ऑप्शन में देखिए 1, 2, 4 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारत का शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि 1935 के अधिनियम की लगभग 200 धाराओं को उसी तरह अथवा थोड़ा बहुत संशोधनों के साथ संविधान में रखा गया, जैसे कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, स्वतंत्र व अखंड न्यायालय, प्रांतीय तथा केंद्रीय विकेंद्रीकरण, केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध इत्यादि, केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था इत्यादि। अगला है रक्त क्या होता है? यह एक संयोजी उत्तक होता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मीशोडर्म से होती है तथा एक सामान्य मनुष्य या स्वस्थ मनुष्य में यह 5 से 6 लीटर तक रक्त की मात्रा पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय मिलता है? तो यह मेढक में होता है। मेढक एम्फीबिया वर्ग का, उभयचर वर्ग का प्राणी होता है। ये असमतापी होते हैं। ये श्वसन क्लेमो, त्वचा तथा फेफड़ों द्वारा करते हैं। इनके हृदय 3 वेश्मी होते हैं, 2 अलिंद व 1 निलय। भारी जल क्या होता है? यह एक शीतलक होता है। अगला घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे होते हैं? समानांतर संयोजन के रूप में होते हैं। घरेलू बिजली के तारों में प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इससे प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होता है। साथ में समानांतर क्रम संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। आगे चलते हैं। डेसीबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए। आगे चलते हैं। ये मैथ के प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे। अगला है कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार आपके ये जयशंकर प्रसाद रहे हैं। जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार रहे हैं। अगला है दूध का धुला होना। मुहावरे का अर्थ क्या? दूध का धुला होना का मतलब होता है निर्दोष होना, और निर्दोष होना या निष्कलंक होना। इसका वाक्य प्रयोग देखें तो आज के दौर में कोई नेता दूध का धुला हुआ नहीं है। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है, तुम इसका दाम जो है देते जाओ, ये सही है। अगला है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो इसमें जो अवधि ये जो है आपका भिन्नार्थक। देखिए जो अवधि पहला वाला है इसका मतलब क्या होता है? काल या समय होता है, जबकि जो दूसरा वाला अवधि है ये अवध क्षेत्र की भाषा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो सूत जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सूत का अर्थ सारथी होता है, जबकि शेष, विधु, शशि, चांद ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है। तो देखिए
द प्री हिस्टोरिक मैन lived thousands of years ago. Archaeologists have dug up artifact and have traveled through dark caves to study about him. They have discovered drawing on walls, skeleton and various other things such as fossils, hunting tools, bones, etc. These valuable treasures have helped us learn a little more about that man. Who was that man? He was the great great grandfather of the human race. From what we know, he looked nothing like most humans look today. In fact, something he looked a little bit like an ape. He was a hairy specimen with him fingers and long hand that had hair on his back. His skin was dark brown because of the sun that beat down on him all day. His jaw was strong and his teeth looked like the teeth of a wild animal. They were razor sharp because he had to use them to tear apart tough meat of wild animals like elephant and boars. आगे देखते हैं. That man lived in thick forest. More than the deserts, the world had dense green patches. He ate whatever leaves, plants and fruits he could find in the forest. He ate the eggs of the bird with sharp stick and speed at his disposal. He could sometimes catch small animals such as birds and bunnies to eat. He could not cook his food because he was not familiar with fire and had no other source of heat. In the winter, he braved the cold or hid in warmer caves in the mountains and covered himself in piles of leaves. He did not have clothes to keep him warm. He did not have a home either. Instead, he and his family moved from cave to cave or stayed in hollowed out trees. That man could not read, write, or even speak words like we do today. He made sounds to warn other men of danger and to communicate his feelings. The great great grandfather of the human races was not to all like humans are today. He did not have the skills or knowledge to help him get by. However, he learned to survive and gradually evolved to become the humans that we know today. तो प्रश्न है, व्हाट डिड द प्री हिस्टोरिक मैन लुक लाइक? प्रागैतिहासिक मानव कैसा दिखता था? तो यह जो है ही लुक्ड लाइक एन एपी, यह एक एपी की तरीके का दिखता था, वनमानुष के जैसा. अगला प्रश्न है, पॉइंट आउट द पोर्शन हैविंग ए मिस्टेक. तो द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प बाय देम हु आर काइंड एंड जेनरस. तो इसमें जो पहला वाला है ए, द पुअर्स, बल्कि ये द पुअर होना चाहिए, द पुअर्स नहीं होता, द पुअर होगा. द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, तो यहाँ पर जो है पुअर्स इस्तेमाल नहीं होगा, पुअर इस्तेमाल होगा. तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे मिस्टेक है. अगला 43 नंबर क्वेश्चन, आई गिव हिम अ पंच ऑन नोज. तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे? द भरा जाएगा, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाक पे मार रहे हैं, तो द नोज हो जाएगा. अगला है, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग. आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू की होल. तो इसका जो ये इनडायरेक्ट स्पीच में, इसका जो डायरेक्ट नरेशन क्या होगा? ये होगा आपका, वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड. अतः सी ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं. यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिया गया है? आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव वॉइस. तो सी टुक द डोर फॉर ए वॉक. तो ये जो है आपका, इसको ये पैसिव में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द डॉग वाज टेकन फॉर ए वॉक बाई हर. ये डायरेक्ट में एक्टिव है, पैसिव बनाना है. तो ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा. अगला है, यदि किसी कूट भाषा में लिक्विड को PMUYMH लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्पेस को किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसमें कुछ नहीं करना है. स्पेस में 4 अंक, मतलब इसका जो चौथा शब्द होगा, मतलब इस एस क्या है आपके 19वें नंबर का है, इसमें 4 जोड़ दीजिए, 23वें नंबर पे W आ जाता है. तो इस प्रकार से सब में आप 4 जोड़ दीजिए, तो आपका ऑप्शन जो है बी वो सही हो जाएगा. आगे चलते हैं. यहाँ पे हम लोग को रीजनिंग वाले प्रश्न नहीं करने हैं. आगे फिर से एक सेकेंड. हाँ, ये प्रश्न निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है?
लिखित नहीं है। तो इसमें से जो आपका सी ऑप्शन है, द गोल्डन बर्ड, गोल्डन बर्ड जो है ये इनके द्वारा लिखी नहीं, द गोल्डन बर्ड जो है इसके लेखक ग्रीम ब्रदर्स हैं। जबकि द ब्रोकन विंग नाम से ही पुस्तक, इस शीर्षक से ही खलील जिब्रान ने भी एक पुस्तक लिखी है। आगे चलते हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप जो है निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल से संबंधित है, जबकि उड़ीसा में ओडिशी होता है, और आपका कर्नाटक में यक्षगान होता है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। परितंत्र में दो मूल घटक कौन से हैं? जीवीय और अजीवीय। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है किसकी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? अंटार्कटिका है। तो देखिए, मैरी बर्ड लैंड तथा वीर तवील ट्राइंगल जो है ये ऐसे पृथ्वी पर दो क्षेत्र हैं, भू क्षेत्र हैं, जो किसी देश के स्वामित्व में नहीं है, अर्थात इन क्षेत्रों पर दावा नहीं किया जा सकता है। मैरी बर्ड लैंड जो है ये अंटार्कटिका का ही एक हिस्सा है, जो इतना दूरस्थ है कि दुनिया का कोई भी देश इस पर दावा नहीं कर सकता है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12 सदस्यों को। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हैं। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला है, कौन सा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है? तो कैलाश मंदिर जो है, ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्मक मंदिर है, एक ही पत्थर काट कर बनाया गया, जो एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा किसने लिया? तो अजीत डोभाल ने लिया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला है, हाल ही में संपन्न हुए संघाई सहयोग संगठन SCO के 20वें सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए, पहला, इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया, सही है, तो पहला सही है। दूसरा, भारत ने पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, ये गलत है, क्योंकि 2017 में जब SCO का भारत पूर्णकालिक सदस्य बना तब से यह भारत के लिए तीसरी बैठक है, तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया, ये सही है, तो पहला और तीसरा आपका सही है, बी ऑप्शन। हाल ही में एडलगिव ह्यूरन इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय कौन रहे हैं? तो अजीम प्रेम जी। अगला, सीमा सुरक्षा बल ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया, इस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? पहला, सीमा सुरक्षा बल BSF पाकिस्तान और चीन के साथ लगती भारतीय सीमा की प्रहरी है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जो BSF है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती भारतीय सीमा की प्रहरी है, और भारत और चीन के संघर्ष के बाद भारत की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का गठन किया गया है, तथा यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आती नहीं। चाहे आप BSF हो, चाहे ITBP हो, ये सभी जो हैं आपके जो केंद्रीय बल हैं ये गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आते हैं। तो दूसरा वाला कथन आपका गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। तीसरा, इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है, ये सही है, तब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत ने हाल ही में MRSAM का सफल परीक्षण किया, इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? तो देखिए, पहला, यह मध्यम दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, नहीं, गलत है, इसका पूरा नाम ही पढ़िए। MRSAM का फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, तो ये सरफेस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो इस प्रकार से पहला कथन गलत हो गया। इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डिजाइन किया, बिल्कुल सही है, इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है, ये भी सही है, बी ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के परीक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, CMS-01 एक संचार उपग्रह है, बिल्कुल सही है, इसका प्रक्षेपण PSLV-C50 यान से किया गया है, ये भी आपका सही है। आगे देखें, इस उपग्रह को भू समतुल अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है, ये भी सही है, तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। इसका उपयोगी जीवन काल जो है 7 वर्ष का है, इसकी मदद से टीवी चैनलों की पिक्चर गुणवत्ता सुधारने के साथ ही आपदा प्रबंधन के दौरान मदद मिलेगी। अगला है, अमेरिकी नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वह डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, ये भी सही है। वे 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें नंबर के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ये भी सही है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं किसको, हरिवंश नारायण सिंह चुने गए हैं। भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है, यह है निखिल श्रीवास्तव। अगला है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन फरवरी 2021 में किया गया। इस सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है, तो यह 20वां शिखर सम्मेलन था, सही है। इसका सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया, नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा, इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया, तो ये अर्थात टेरी के द्वारा किया गया, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। संसद ने हाल ही में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, तो ये जो है सही है, बाकी जो दोनों हैं वो सही नहीं है, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अमेरिकी प्रशासन ने निम्न में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है, तो सामाजिक कार्यकर्त्री अंजलि भारद्वाज को। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए, भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणी है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में होता है। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी तथा काबुली वाला मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी हैं। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री के लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात होता है। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत ओमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में होता। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक रहा है। आगे चलते हैं, अब इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ होता है, तो 7 मई 1861 को कलकत्ता में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। तो ये है, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे, तो ब्रह्म समाज के नेता थे। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1913 में गीतांजलि के लिए। अगला फिर एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ना आपको, फिर प्रश्न का जवाब देना है। मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ है। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इससे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेकों लाभों के साथ कुछ हानियाँ भी, जहाँ यह सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे ये आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन का कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहाँ लाभकारी है वहीं यह परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है कि कहीं भी रह करके आप अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ए ऑप्शन, मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं दुखद भी है। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो सकता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तो इसका उचित शीर्षक क्या होगा, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन पर ही बात ही पूरी हो रही है। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अब इससे आगे जो हैं वो मैथ के प्रश्न हैं, तो मैथ के प्रश्नों को हम लोग को यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।